वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है तरंग गति एवं ध्वनि, वेव मोशन एंड साउंड। इनसे संबंधित जो है थ्योरी पोर्शन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर थ्योरी पोर्शन आपका अच्छे से कंप्लीट है, तो वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ जाए इनसे, आप उनको जो ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जो है आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा इसमें। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं तरंग गति क्या होता है, वेव मोशन क्या होते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की गति को तरंग गति कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं शांत जल में पत्थर का टुकड़ा मारने पर उत्पन्न विक्षोभ। नेक्स्ट समझते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, वेवलेंथ क्या होते हैं। वेवलेंथ क्या होते हैं उनको समझते हैं। माध्यम के किसी कण के एक कंपन पूरा किए जाने पर तरंगें जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। माध्यम के किसी कण के एक कंपन पूरा किए जाने पर तरंगें जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे जो है लैम्डा से जो है निरूपित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ पे देखें तो ये तरंग दैर्ध्य का जो है एग्जाम्पल है, फिगर है यहाँ पर देखिए इस एक बार जो इस प्रकार होते हैं, फिर यहाँ पे इस प्रकार होते हैं, फिर यहाँ पर इस प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार। तो ये क्या है, ये तरंग दैर्ध्य है। ये वाले क्या है, ये तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पर जो है ये वाले क्या है, तरंग दैर्ध्य है। चलिए यहाँ पर समझते हैं आवर्तकाल क्या होते हैं, टाइम पीरियड क्या होते हैं। एक जो है पूर्ण दोलन अर्थात एक तरंग के निर्माण में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है और इसे जो है टी से निरूपित करते हैं। एक पूर्ण दोलन अर्थात एक तरंग के निर्माण में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है और इसे टी से जो है निरूपित करते हैं। चलिए समझते हैं कि आवृत्ति क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं आवृत्ति क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। एक सेकंड में किए गए कुल दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे एन से निरूपित किया जाता है। आवृत्ति जो होते हैं वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आवृत्ति जो होते हैं, जैसे कि आप आवृत्ति हैं एन, वह आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है, 1 जो है टी के बराबर होता है। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या होते हैं, चक्कर बटे सेकंड होता है या हर्ट्ज होते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं आयाम क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है। दोलन करने वाली वस्तु के अपनी साम्य स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु के अपनी साम्य स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए से निरूपित करते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यह तरंग के आकार को बताता है। यह जो है क्या होता है, जो आयाम होते हैं, यह तरंग के आकार को जो है बताता है। नेक्स्ट है, देखते हैं यहाँ पर तरंग चाल, वेव स्पीड। तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इनका एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पर तरंग का जो स्पीड है उनका फॉर्मूला है भी बराबर क्या होते हैं, एन लेमडा होता है या भी बराबर लेमडा बटे जो है टी होते हैं। यहाँ पर एन क्या है, आवृत्ति है, और यहाँ पर लेमडा क्या है, यह तरंग दैर्ध्य है, और ये जो टी यहाँ पर है ये क्या है, आवर्तकाल है। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बी बराबर एन लेमडा या बी बराबर लेमडा बटे जो है टी। अब यहाँ पर देखते हैं तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती है। एक होता है यांत्रिक तरंगें, एक होता है अयांत्रिक तरंगें। एक होते हैं मैकेनिकल वेव होते हैं, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं उनको चलिए देखते हैं। ये निर्वात में नहीं चल सकती है। जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, मैकेनिकल जो वेव होते हैं, यह जो है निर्वात में नहीं चल सकती हैं, और जो नॉन मैकेनिकल तरंगें होते हैं, वेव होते हैं, वह निर्वात में जो है
चल सकती है। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो मैकेनिकल वेव हैं इनमें इनके संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो नॉन मैकेनिकल वेव हैं इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए देखते हैं मैकेनिकल वेव के जो है क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें, तनी डोरी में तरंगें, ये सभी जो हैं मैकेनिकल वेव के जो एग्जाम्पल हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल क्या हैं, वह है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। चलने के तरीके के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती है। चलने के तरीके के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंगें होती है, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंगें। चलिए इन दोनों को समझते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होते हैं? वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। वे तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत जो है कंपन करते हैं। उदाहरण के लिए रस्सी के एक सिरे को झटका देने पर उत्पन्न तरंग, भूकंपीय अस्तरंगें, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें इत्यादि, ये सभी क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगें हैं। यहाँ पर जो है अनुप्रस्थ तरंगों का जो है फिगर दिया गया है। यहाँ पर देखें, ये क्या है? स्ट्रिंग है। जब ये ऊपर उठता है इनको स्ट्रिंग कहते हैं, और ये जो नीचे जा रहा है इनको जो है गर्त कहते हैं। फिर ऊपर गया तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, फिर नीचे होता है तो इनको क्या बोलते हैं? तो गर्त बोलते हैं। और इस डायरेक्शन में जो है ये तरंग के संचरण की दिशा है। और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये माध्यम के जो है घटकों की कंपन की दिशा है। जो घटक हैं उनका जो है कंपन जो होता है, उनके कंपन की दिशा है, एक बार स्ट्रिंग हो रहा है, एक बार क्या गर्त हो रहे हैं, फिर स्ट्रिंग हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? गर्त हो रहे हैं। तो इस तरह जो है यह चलता रहता है इस प्रकार से। और ये इस डायरेक्शन में जो है क्या है, यह तरंग के जो है संचरण की जो है दिशा है। इस प्रकार जो है यह बढ़ता जाता है। अनुप्रस्थ तरंगें जो होते हैं वह केवल जो है ठोस माध्यम और द्रवों की ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती है। जो अनुप्रस्थ तरंगें होते हैं वह केवल जो है ठोस माध्यम और जो है द्रवों की ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती है। द्रवों के भीतर एवं गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अब चलिए समझते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में जो है माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के जो है समानांतर कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें जो होते हैं उनमें जो है माध्यम के कण जो होते हैं, माध्यम के कण तरंग के जो है चलने की दिशा के जो है समानांतर जो है कंपन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है ध्वनि तरंगें, वायु में उत्पन्न तरंगें, भूकंपीय पी तरंगें, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, ये सभी क्या हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है यह अनुदैर्ध्य तरंग का है। और यहाँ पर देखें तो कणों के कंपन करने की दिशा यहाँ पर जो है दी गई है। और यहाँ पर जो है हवा में उत्पन्न अनुदैर्ध्य तरंग हैं, जो कि क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। तो वहाँ पर देखे थे हम अनुप्रस्थ तरंगें, और ये जो है अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। दोनों में आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा। और इनके एग्जाम्पल को जरूर याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगें सभी माध्यमों से अनुदैर्ध्य तरंगें सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। ये तरंगें जो हैं संपीड़न और विरलन के रूप में संचारित होती है। संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दाब एवं घनत्व अधिक होता है, जबकि विरलन वाले स्थान पर माध्यम का दाब जो है एवं घनत्व जो है वह क्या होते हैं? कम होता है। चलिए यहाँ समझते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। वे तरंगें जिन्हें संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें निर्वात में भी जो है संचरण कर सकती है। वे तरंगें जिन्हें संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें निर्वात में भी जो है संचरण कर सकती है, जैसे कि प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, एक्स तरंगें, ये सभी क्या हैं? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो है एग्जाम्पल हैं। इनको आप याद रखिएगा, प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें और जो है एक्स तरंगें। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरह के जो है तरंगें हैं।
निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो है चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3.3 मल्टीप्लाई जो है 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के जो है बराबर होते हैं। और प्रकाश की चाल को याद रखिएगा, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो होते हैं परिसर, वो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर या उससे अधिक भी हो सकता है। इन तरंगों के बारे में सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था। इन तरंगों के बारे में किसने बताया सर्वप्रथम? तो वह है मैक्सवेल। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जो कि एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इनके खोजकर्ता कौन है, इनके आवृत्ति परिसर क्या है, इनके स्रोत क्या हैं, इनका उपयोग क्या है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर समझते हैं गामा किरणें। गामा किरणें, इनके खोजकर्ता कौन है? तो वह है बेकुरल तथा जो है क्यूरी। इन्होंने कब खोज किया था? 1896 ईस्वी में। और इनका जो आवृत्ति परिसर होता है हर्ट्ज में, वो 10⁻21 से लेकर जो है 10⁻19 तक होते हैं। इनके स्रोत क्या हैं? परमाणुओं के जो है नाभिकों का विघटन होने पर होता है। इनका उपयोग क्या है? कैंसर के इलाज में तथा जो है परमाणु के नाभिक की संरचना में कृत्रिम रेडियोधर्मिता में जो है इनका उपयोग होता है। एक्स किरण का नेक्स्ट है, गामा किरण का नेक्स्ट है एक्स किरण। एक्स किरण देखते हैं, इनके जो है खोजकर्ता कौन है? तो वह रॉन्टजन है। और इनका खोज कब किया इन्होंने? 1895 ईस्वी में। और इनका जो आवृत्ति परिसर है हर्ट्ज में, तो वह कितना है? 10⁻19 से 10 जो है 16 तक है। इनका स्रोत क्या है? तो वह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य से टकराने के द्वारा जो है ये उत्पन्न होते हैं एक्स किरण, एक्सरे। और इनका उपयोग क्या है? शरीर में हड्डी टूटने, फेफड़ों के रोगों में, शरीर में छुपी गोली आदि का पता लगाने में जो है इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें जो है अल्ट्रा वायलेट रे। इनके खोजकर्ता कौन है? तो वह रिटर है। 1801 में इन्होंने जो है खोज किया था इनका। और इनका जो हर्ट्ज आवृत्ति परिसर है वो कितना है? तो वह है 10⁻16 से 10 जो है 14 तक है। इनका स्रोत क्या है? सूर्य, विद्युत आर्क, स्पार्क तथा जो है आयनित गैसों के विसर्जन से ये जो है प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? तो नकली दस्तावेजों तथा जो है खाने की वस्तुओं के संरक्षण में तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा बहुत सी बीमारियों के बैक्टीरिया को मारने में अदृश्य लिखाई अंगुली के निशाने का पता लगाने में इनका जो है उपयोग होता है। नेक्स्ट है दृश्य विकिरण, विजिबल रेडिएशन। इनके खोजकर्ता कौन है? तो वह न्यूटन है। और इन्होंने कब खोज किया था? 1666 ईस्वी में। इनका जो है आवृत्ति परिसर क्या है? तो वह 10⁻14 से लेके 10 जो है 12 तक। इनका स्रोत क्या है? तो आयनित गैसों तथा जो है तापदीप्त वस्तुओं से। इनका उपयोग क्या है? तो विद्युत बल्ब में इनका उपयोग होता है, सोडियम लैंप में, फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा जो है अणुओं की संरचना का पता लगाने में इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन। इनके जो है खोजकर्ता कौन है? तो वह हर्शेल हैं। इन्होंने 1800 में जो है 1800 ईस्वी में जो है इन्होंने खोजा था। तो याद रखिएगा इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इनका खोजकर्ता कौन है? हर्शेल। और इनकी जो है आवृत्ति प्रेशर क्या है? तो वह है 10⁻12 से 10⁻10 तक होते हैं। इनका स्रोत क्या है? तो यह है गर्म वस्तुओं एवं जो है सूर्य से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग क्या है? जो पौधा घरों में जो है पौधों को गर्म रखने में, कोहरे और कोहरे में जो है फोटोग्राफी करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में जो इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट है लघु रेडियो तरंगें अथवा माइक्रो तरंगें, शॉर्ट रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। इनके खोजकर्ता कौन है? तो वह हैं हेनरिक हर्ट्ज हैं। 1888 में इन्होंने जो खोज किया था।
और इनका जो आवृत्ति प्रेशर है वो कितना है, तो वह 10⁻10 से 10⁻7 तक होते हैं। इनका स्रोत क्या है, तो ये है मैग्नेट्रॉन नामक निर्वातित नालिका में 2 लीटर धारा प्रवाहित करने पर तथा जो है वैद्युत परिपथ से जो है ये प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग कहाँ पे होता है, तो उपग्रहों तथा जो है बेतार संचार में इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगें, लॉन्ग रेडियो वेव्स। इनके खोजकर्ता कौन है, तो वह है मार्कोनी, और इनका खोज कब किया था, 1895 ईस्वी में। और इनकी जो है आवृत्ति प्रेशर कितना है, 10⁻7 से कम होते हैं। और इनके स्रोत क्या हैं, तो वह 2 लीटर विद्युत परिपथों से जो है ये प्राप्त होते हैं। इनका जो उपयोग होता है कहाँ पे होता है, तो रेडियो तथा जो है टीवी के संचरण में इनका उपयोग होता है। चलिए देखते समझते हैं साउंड क्या होते हैं। ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि एक तरंग है जो कि वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है और हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ध्वनि संचरण कहते हैं। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ध्वनि संचरण कहते हैं। ध्वनि संचरण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें उनको समझिएगा। ध्वनि संचरण के लिए जो है माध्यम का होना अति आवश्यक है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम का होना जो है अति आवश्यक होते हैं। ध्वनि संचरण में माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता है। ध्वनि जो होते हैं वो माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं है। ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं है। गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संभव है, जबकि ठोसों और द्रवों में अनुप्रस्थ तथा जो है अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा का संचरण होता है, संभव है। ध्वनि की चाल जो है ठोस में ज़्यादा होती है, उनके बाद जो है द्रव में, उनके बाद जो है गैस में। तो सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि की चाल किस में होता है, ठोस में होता है। उनके बाद सेकेंड स्थान पे जो है द्रव आते हैं, उनके बाद अंतिम स्थान पे जो है गैस आते हैं। गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संभव है, जबकि ठोसों में और द्रवों में जो है अनुप्रस्थ तथा जो है अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों के माध्यम से जो है ध्वनि ऊर्जा का जो है संचरण संभव है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल बदलती है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनका जो चाल होता है वह बदलता है तथा जो आवृत्ति नहीं बदलती है, एवं जो है जो तरंग दैर्घ्य होते हैं वो भी बदल जाती है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगों को जो है 3 रूपों में विभाजित किया गया है। एक है अवश्रव्य तरंगे, एक है श्रव्य ध्वनि तरंग, एक है प्राश्रव्य तरंगे। तीनों की आवृत्ति को याद रखिएगा और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अवश्रव्य तरंगे होते हैं, इनका जो है आवृत्ति होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। अवश्रव्य तरंगे होते हैं, इनका आवृत्ति क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। वहीं अगर श्रव्य तरंगे हैं, इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कितना से, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और जो प्राश्रव्य तरंगे होते हैं, इनका आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो तीनों को याद रखिएगा, अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य ध्वनि तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे। जो अवश्रव्य तरंगे होते हैं, इनकी आवृत्ति क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। इन्हें जो है मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। इन्हें बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है, जैसे गेंडा, व्हेल, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप आदि। नेक्स्ट है श्रव्य ध्वनि तरंगे। इन्हें मनुष्य द्वारा जो है सुना जा सकता है। जो श्रव्य ध्वनि तरंगे हैं ये मनुष्य द्वारा जो है सुना जा सकता है। इनका हर्ट्ज कितना होता है, आवृत्ति क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेके जो है 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य जो है सुन सकता है। यह जो है श्रव्य ध्वनि तरंग है। उनके बाद है प्राश्रव्य तरंगे, जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है इनकी आवृत्ति, और इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। इन्हें गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। कुछ जानवरों द्वारा सुना जा सकता है, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, डॉल्फिन हो गया, चमगादड़। ये सभी जो है
पराश्रवित तरंगों को जो है सुन सकता है। नेक्स्ट है पराश्रवित तरंगों के उपयोग, यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं जल के अंदर नौवहन में पनडुब्बियों द्वारा सोनार, सोनार का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इनको आप याद रखिएगा, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इनका जो है फुल फॉर्म होता है। इस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं जल के अंदर नौवहन में पनडुब्बियों द्वारा सोनार उपकरण में प्रयोग होता है। कल कारखानों की जो है चिमनियों से जो है कालिख हटाने में भी जो इनका प्रयोग होता है। कीमती कपड़ों, वायुयानों तथा घड़ियों के जो है पुर्जों से धूल हटाने में भी जो है इनका काम आता है पराश्रवित तरंगों का। कीड़ों को नष्ट करने में भी जो इनका काम आता है, कीड़ों को नष्ट करने में भी जो है पराश्रवित तरंगों का जो है काम आता है। छिपी वस्तुओं की खोज करने में भी जो इनका काम आता है। स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित करने में काम आता है। द्रव को गर्म करने में भी काम आते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन इकोकार्डियोग्राफी, सोनोग्राफी एवं अल्ट्रासोनोग्राफी दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में जो है इनका काम आता है। गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी जो है पराश्रवित तरंगों का जो है काम आता है। नेक्स्ट है ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के जो है मुख्यतः 3 लक्षण हैं। फर्स्ट है तीव्रता, इंटेंसिटी। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें कोई ध्वनि धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है, ध्वनि की तीव्रता उतनी ही जो है अधिक होती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा और उनके बाद जो है ध्वनि की तीव्रता भी जो है उतनी जो है अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है, वो है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होते हैं तथा प्रयोगात्मक मात्रक क्या होते हैं, तो बेल होता है। बेल के 10वें भाग को ही जो है डेसिबल कहते हैं। WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। कितना? 45 जो है डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। चलिए देखते हैं विभिन्न ध्वनि स्रोतों की तीव्रता। इस तरफ में जो है ध्वनि स्रोत हैं और उनकी तीव्रता है डेसिबल में है। फुसफुसाहट का जो है तीव्रता कितना होता है, 15 से 20 जो है डेसिबल होते हैं। सामान्य वार्तालाप का जो है तीव्रता कितना होता है, 30 से जो है 60 डेसिबल होते हैं। जोर से बातचीत का जो है तीव्रता कितना होता है, तो 60 से जो है 70 डेसिबल होते हैं। गुस्से में बातचीत का जो है तीव्रता होता है कितना, 70 से 80 जो है डेसिबल होते हैं। ट्रैक्टर का जो है तीव्रता क्या होता है, ध्वनि तीव्रता, तो वह 90 से जो है 100 डेसिबल होते हैं। यंत्र कारखाने, इनकी जो है तीव्रता कितनी होती है, 100 से 110 जो है डेसिबल होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्केस्ट्रा डीजे, इनका जो है कितना होता है, 110 से लेकर 120 जो है डेसिबल होते हैं तीव्रता। जेट विमान का तीव्रता कितना होता है, 140 से लेकर 150 जो है डेसिबल होते हैं। मिसाइल व रॉकेट का जो है तीव्रता कितना होता है, 160 से लेकर 170 जो है डेसिबल होते हैं। WHO ने जो है 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। कितना? 75 डेसिबल से अगर ऊपर ध्वनि है तो वह जो है मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। एक साधारण मानव अधिक से अधिक 130 जो है डेसिबल तीव्रता की ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट है तारत्व पिच। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या पतला, तीक्ष्ण कहा जाता है। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण जो है ध्वनि को मोटा या पतला, तीक्ष्ण कहा जाता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व जो है बढ़ता जाता है तथा ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है। बच्चों तथा स्त्रियों की पतली आवाज़ तारत्व अधिक होने के कारण होती है तथा पुरुषों की मोटी आवाज़ तारत्व कम होने के कारण जो है होता है। अगर तारत्व अधिक है तो यह जो है पतला आवाज़ होगा वहाँ पर। अगर तारत्व जो है कम है तो आवाज़ क्या होगा, मोटी आवाज़ होगी। चिड़ियों की आवाज़
सोनोमीटर के पतले तने हुए तार से निकलने वाली ध्वनि मच्छरों की भिनभिनाहट अधिक तारत्व की ध्वनियों के जो है उदाहरण है। ध्वनि के तारत्व का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। प्रबल ध्वनि का तारत्व कम या अधिक कुछ भी हो सकता है। ध्वनि का जो है तारत्व जो है ध्वनि की तीव्रता से कोई इनका जो है संबंध नहीं होता है। प्रबल ध्वनि का जो है तारत्व कम या अधिक कुछ भी हो सकता है। जैसे शेर की दहाड़ एक जो है तीव्र ध्वनि है, प्रबल ध्वनि है, लेकिन इसका जो है तारत्व कम होता है। जबकि मच्छर की भिनभिनाहट एक जो है धीमी ध्वनि है, लेकिन इसका जो है तारत्व शेर की दहाड़ से अधिक होता है। नेक्स्ट है गुणता, क्वालिटी। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण जो है समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। उदाहरण के लिए है जब सितार बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद गुणता के कारण ही जो है पहचाना जा सकता है। गुणता की भिन्नता के कारण ही जो है हम अपने परिचितों की जो है आवाज़ पहचान पाते हैं। ध्वनि की चाल पर जो है विभिन्न कारकों का प्रभाव क्या है उनको देखें। ताप का प्रभाव क्या होते हैं। किसी गैस में ध्वनि की चाल गैस के परमताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः जो है भी अनुक्रमानुपाती हो जाए किनके, रूट टी के। माध्यम का ताप बढ़ने पर जो है ध्वनि की चाल भी जो है बढ़ जाती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है वो भी जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड जो है बढ़ जाती है। सामान्य दशाओं में समुद्र तल के निकट ताप अधिक तथा ऊंचाई पर ताप कम होता है। ऐसे में क्षोभ मंडल के भीतर ऊंचाई के साथ ध्वनि का वेग भी जो है घट जाएगा। उदाहरण स्वरूप 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेघ संख्या 1 का मान समुद्र के निकट मेघ संख्या 1 के मान से कम होगा। दाब का प्रभाव। ताप समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप समान रहने पर जो है गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्द्रता का प्रभाव क्या होते हैं। नेक्स्ट है आर्द्रता का प्रभाव। नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की जो है तुलना में क्या होती है, बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक जो है सुनाई देती है। नेक्स्ट समझते हैं घनत्व का प्रभाव क्या होते हैं। ठोस एवं द्रवों में घनत्व का मान बढ़ने पर जो है ध्वनि का वेग जो है बढ़ता है, जबकि गैसों में घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि का वेग जो है क्या होता है, घटता है। ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं भी जो है व्युत्क्रमानुपाती किनके है, 1/√m। यदि दो गैसों के अनुभार m1 तथा m2 है और उनमें जो है ध्वनि की चाल v1 है और v2 है, तो v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, √m2/m1 हो गए। इनको आप याद रखिएगा और इनको भी, दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है न्यूमेरिकल में आपको काम आएंगे। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है, अतः हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट है हवा का प्रभाव। हवा के विपरीत दिशा में ध्वनि का वेग घटता है। हवा के विपरीत दिशा में ध्वनि का वेग क्या होता है, घटता है, तथा हवा की दिशा में वेग जो है बढ़ता है। यहाँ पर जो है अवस्था दिया गया है ठोस अवस्था दिए गए हैं और पदार्थ दिए गए, यहाँ पर उनके चाल जो है दिए गए हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर कितने होते हैं, कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं, और चाल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, यहाँ पर जो है दिए गए हैं। चलिए इनको देखते हैं। जो एल्युमिनियम होता है इनका जो है चाल कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो वह 6420 जो है मीटर पर सेकेंड होते हैं। और
0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, तो इन पर भी जो है उतना ही सेम ही होता है। जो निकल है इनका जो है कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है चाल, तो 6000 जो है 40 होते हैं। स्टील का कितना होता है, 5960 होते हैं। लोहा का कितना होता है, 5950 होते हैं। और पारा का जो है चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, तो 1000 जो है 450 मीटर पर सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट है कांच। कांच का कितना होता है, तो 3980, और 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है 0 डिग्री पर, तो 5640। नेक्स्ट है द्रव का। द्रव में देखिए जल, समुद्री जल जो होते हैं उनका कितना होता है, तो 1531 होते हैं। और 0 डिग्री पर कितना होगा, 1533। जल आश्रित वाले जो हैं इनका कितना होता है 1498, और 0 डिग्री पर कितना होगा 1493। इथेनॉल का कितना होता है 1207 होते हैं, और 0 डिग्री पे कितना होगा 1213। नेक्स्ट है गैस। गैस में हाइड्रोजन, इनका कितना होता है यहाँ पर चाल, तो 1000 जो है 284 मीटर पर सेकेंड होते हैं। और 0 डिग्री पर कितना होता है 1269। हीलियम कितना होता है 965, और एयर वायु का कितना होता है 346, और 0 डिग्री पर कितना होता है 332। ऑक्सीजन कितना होता है 316 होते हैं। नेक्स्ट है डोपलर प्रभाव। डोपलर इफेक्ट क्या होते हैं इनको समझते हैं। सापेक्ष गति के कारण स्रोत एवं श्रोता, सापेक्ष गति के कारण स्रोत एवं श्रोता के मध्य आवृत्ति के होने वाले आभासी परिवर्तन की घटना को डोपलर प्रभाव कहते हैं। स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी बढ़ने पर आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से घटती है तथा निकट आने पर बढ़ती है। डॉपलर के प्रभाव हेतु शर्तें। डॉपलर प्रभाव हेतु जो है शर्तें क्या क्या है, स्रोत एवं श्रोता के बीच सापेक्ष गति, ध्वनि के वेग को ध्वनि स्रोत के वेग से अधिक होना चाहिए। ये जो है डॉपलर प्रभाव के हेतु जो है ये शर्तें होनी चाहिए। नेक्स्ट है ध्वनि के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस आना, किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के नियम का पालन करती है। ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, जैसे दीवार, पहाड़, पृथ्वी तल आदि। नेक्स्ट समझते हैं प्रतिध्वनि इको। इको क्या होता है। प्रतिध्वनि इको किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए, लगभग जो है 17 मीटर होना चाहिए। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड तक रहता है। कितना सेकेंड तक, तो 0.1 सेकेंड तक रहता है। प्रतिध्वनि का उपयोग वायुयान की ऊंचाई, समुद्र की गहराई तथा सुदूर स्थित पहाड़ी की दूरी मापने में कर सकते हैं। चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज में उड़ान के लिए पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करती है तथा परावर्तन के बाद इनका जो है संसूचन करती है। नेक्स्ट है अनुरणन। अनुरणन क्या होता है इनको समझते हैं। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद भी कुछ देर तक ध्वनि का सुनाई देना, यह अनुरणन जो है कहलाता है। वास्तव में हॉल की दीवारों, छतों तथा फर्शों से ध्वनि का बहुल परावर्तन होता है, जो अनुरणन रिवाइब्रेशन का जो है कारण है। ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वे अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे ही जो है ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल का भिन्न भिन्न होना ध्वनि अपवर्तन का कारण है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही जो है सर्दियों की रात में
ध्वनि दूर तक स्पष्ट सुनाई देती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण जो है सर्दियों की रात में जो है ध्वनि दूर तक जो है स्पष्ट सुनाई देती है। नेक्स्ट है ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो इस बिंदु पर तब ऊर्जा का जो है पुनर्विवर्तन हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है। इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। चलिए समझते हैं अब जो है ध्वनि का विवर्तन क्या होता है। डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड। जब ध्वनि तरंगें किसी अवरोध से टकराती है तो अवरोध के किनारों से मुड़कर ध्वनि आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजे, खिड़की आदि पर मुड़कर कमरे के भीतर भी सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट है मैक संख्या। मैक नंबर क्या होते हैं? दाब और ताप की समान स्थिति में वस्तु और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। m बराबर क्या होगा? वायुयान की चाल बटे ध्वनि की चाल। अगर मैक संख्या 1 से अगर कम है तो उनको जो है अध्वनिक विमान या सबसोनिक कहते हैं। अगर मैक संख्या जो 1 के बराबर है तो ध्वनिक विमान या ट्रांसोनिक कहते हैं। अगर m जो है मैक संख्या जो है 1 से ज़्यादा है, इनको जो है प्राध्वनिक विमान सुपरसोनिक कहते हैं। अगर मैक संख्या 5 से ज़्यादा है तो इन्हें जो है अति प्राध्वनिक विमान हाइपरसोनिक कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं अब अप्रगामी तरंगें। वैसी तरंग जो अपने स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, ऐसी तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि जहाँ पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वहाँ एंटीनोड का निर्माण होता है तथा जहाँ पर कंपन की जो है तीव्रता शून्य होती है वहाँ नोड का जो है निर्माण होता है। प्रोग्रामी तरंगें, प्रोग्रेसिव वेव्स। वह तरंग जो निश्चित वेग से बढ़ती है प्रगामी तरंग कहलाती है। वह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है। नेक्स्ट है कॉस्मिक जो है किरणें। कॉस्मिक रे क्या है, इनको समझते हैं। इन किरणों की उत्पत्ति सूर्य में अथवा पृथ्वी के उच्च वायुमंडल में नाभिकीय क्रियाओं द्वारा होती है। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। जो कॉस्मिक किरणें हैं यह उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। अभी हम लोगों ने शानदार तरीके से वेव मोशन एंड साउंड के थ्योरी पोर्शन को हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने हुए हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। इस क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे, टेक केयर।